चीजें उन क्वेरीज को एड्रेस करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, हमारी प्रॉब्लम कहाँ है कि एक है हेड ऑफिस और एक है ब्रांच। ब्रांच अपनी बुक्स नहीं लिखती है। इसी को आप क्या बोलते हो? ध्यान से मुझे सारे आंसर देना। ब्रांच डज नॉट मेंटेन, इसका वीडियो बना देना, ठीक है? ब्रांच डज नॉट मेंटेन बुक्स का क्या मतलब है? मीनिंग बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मीनिंग बताओ। इसका मतलब ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। वैसे एक बात बताओ, अगर ब्रांच अपनी किताबें लिखेगी तो क्या उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा? अगर ब्रांच अपनी किताबें लिखेगी, यानी अपना जर्नल एंट्रीज डालेगी, तो लेजर भी बनाएगी। लेजर भी बनाएगी तो ट्रायल भी बनाएगी। ट्रायल बनेगा तो फाइनल अकाउंट बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, डिपेंडेंट की जनरल सी पहचान क्या है? हाँ, क्वेश्चन में लिखा हो तो वो तो अलग है, फिर भी जनरल सी पहचान क्या है? नो ट्रायल बैलेंस अवेलेबल फॉर ब्रांच। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अवेलेबल नहीं होगा। कैन यू अंडरस्टैंड इट? उसका ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? उसका ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किताबें नहीं लिखती है। जब वो किताबें नहीं लिखती है तो ऐसी स्थिति में हमें इन ब्रांचेस में एक काम करना पड़ता है कि इन ब्रांचेस का हमें प्रॉफिट या लॉस अगर कैलकुलेट करना हो तो ये हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, नाउ हु वांट्स टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट्स? ये प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करना चाहता है? ज्यादा नीड किसको है? ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने की नीड किसको है? ये हेड ऑफिस को नीड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड बाय हेड ऑफिस। हु कैलकुलेट्स इट? बाय हेड ऑफिस। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच को भी आवश्यकता पड़ जाए और वो भी कैलकुलेट करना पड़े? कैलकुलेटेड बाय ब्रांच। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूं जी ब्रांच को ही कैलकुलेट करना है? तो हो सकता है, पर मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है। क्या मैंने आपको ये बात अभी तक बताई है कि ब्रांच को भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है? ये नहीं बताई है, ये बाद में बताएंगे। ओके, ये बताओ, हेड ऑफिस जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा उसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? हेड ऑफिस जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा उसे कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? एक मेथड है डेटर्स मेथड, एक मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और एक मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड। ये तीन मेथड हैं जिनमें से आईसीआई जो है सबसे ज्यादा जो मेथड यूज करता है वो कौन सा यूज करता है? डेटर्स मेथड यूज करता है। नंबर दो पर किसको यूज करता है? स्टॉक एंड डेटर को। और रेयरली, कभी कभी किसको यूज करता है? कभी कभी इसको यूज करता है। ओके, फाइनल अकाउंट मेथड में कुछ ऐसा सीखने सिखाने वाला है ही नहीं। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस यही है? क्या ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस है? यही मेथड है? द आंसर इज यस। मैंने ऐसे सिखाया हुआ नहीं है, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये आपको पता तो है ही ना ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अच्छा, अब दूसरी बात हो गई स्टॉक एंड डेटर मेथड। मैंने आपके साथ ये भी अभी तक नहीं कवर किया हुआ। डेटर मेथड में मैंने आपसे कहा था हमें कितने लेजर बनाने पड़ते हैं? फटाफट से बताओ, कितने लेजर बनाने पड़ते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस? हेड ऑफिस की बुक्स में कितने लेजर बनाने पड़ते हैं? हमें इनकी बुक्स में तीन लेजर बनाने पड़ सकते हैं। एक तो ब्रांच अकाउंट, एक गुड्स सेंट अकाउंट, एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तीन अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा
क्या मुझे मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं जितने मर्जी? मेमोरेंडम कैश अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, जितने मर्जी अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी? क्वेश्चन नंबर 40th में उसने आपसे कहा कि आपने अपने पास क्या लेना है? आपने अपने पास 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि भाई आफ्टर चार्जिंग लो, तो आप आफ्टर या बिफोर चार्जिंग लें एज गिवन इन क्वेश्चन। और अगर साइलेंट हो तो क्या लोगे? साइलेंट हो तो क्या लोगे? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर्मूला क्या होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में? फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? मतलब है 10/110। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? 10/100। तो आई होप कि आप क्या ये सब बातें पढ़कर आए हुए हैं। द आंसर इज यस। मैंने कहा हम इसका क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये बताइए, क्या 40th क्वेश्चन में प्रॉफिट में इनमें से कोई भी मेथड से निकाल सकता था? फटाफट से बताओ, प्रॉफिट में इनमें से कोई भी मेथड से कर सकता था? द आंसर इज यस। देन व्हाई आई अप्लाइड डेटर मेथड? बिकॉज मैंने अभी तक आपको बाकी दोनों मेथड कराए हुए नहीं हैं। देयरफॉर क्या आप एग्जाम में जरूरी है कि इसके साथ ही काम करें? नहीं, आप एग्जाम में तो तीनों जानते होंगे, आप कोई से भी कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, शिवम कह रहा है कि अगर रेट होगा तो हाँ बिल्कुल ठीक। शिवम ने कहा है क्या ये 110 रेट को जोड़ा है? ये यही 10 मैंने यहां जोड़ा है, इसका मतलब ये 10/110 उसका रेट ऐड किया है। ओके, अच्छा, तो अब मैं ये प्रॉफिट को कोई भी मेथड से ले सकता हूं। तो आपको इस बात को समझना है व्हाई आई एम टेकिंग डेटर, क्योंकि मैंने आपको अभी तक यही बताया हुआ था। लेस असर्टेन्ड डेफिशिएंसी। असर्टेन्ड का मतलब क्या होता है? असर्टेन्ड मतलब कैलकुलेटेड। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज। शॉर्टेज कहो या आप थेफ्ट कहो या आप एबनॉर्मल लॉस कहो, कुछ भी वो कहो। ओके, जो भी आप ना पिलफरेज कहो इसके अंदर। तो मुझे ये बताओ डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? तो डेफिशिएंसी हमेशा देयर इज ओनली वन अकाउंट जहां से पता चलती है, जिसका नाम है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जिसका नाम है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चंचल, डेफिशिएंसी इक्वल टू 25% नहीं है। आप चंचल अगर अंग्रेजी की टांग तोड़ेंगे तो मैं आपकी क्वेरी इग्नोर करूंगा। मैं करता नहीं हूं, लेकिन आप जैसे बच्चों की फिर मुझे लगता है कि यू आर वेस्टिंग द टाइम। ये डेफिशिएंसी उसने क्या लिखा है? डेफिशिएंसी इक्वल टू 25% लिखा है या 25% ऑफ डेफिशिएंसी लिखा है? इसलिए चंचल, अगर दोबारा से तुमने अंग्रेजी की टांग तोड़ करके क्वेरी भेजी तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट। ओके, फिर होगा क्या, तुम्हारी अच्छी क्वेरी भी इग्नोर हो जाएंगी इस चक्कर में। तो प्रॉपरली देखो, उसने लिखा है 25% ऑफ डेफिशिएंसी। तो मतलब आपने इस डेफिशिएंसी को निकालो, उसका 25% करके माइनस होगा। चलिए। हाँ, संदीप कह रहे हैं क्या ये मेमोरेंडम अकाउंट है? द आंसर इज यस, ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है। ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है। ओके, अब ये स्टॉक अकाउंट है तो ये बैलेंस बीडी आ गया, गुड्स सेंट आ गया। और आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ जो सेल्स होगी वो भी यहाँ पर आएगी, चाहे वो कैश की सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट की सेल हो। क्या हमारे पास यहाँ पर अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो भी यहाँ पर आएगा, कोई नॉर्मल लॉस है तो भी यहाँ पर आएगा, और बैलेंस सीडी भी आएगा। अभी नॉर्मल लॉस को हम बाद में देखते हैं। क्या इस सवाल में यही ढूंढना है, एबनॉर्मल लॉस? यानी ये बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, नॉर्मल लॉस है नहीं है, सीडी भी गिवन है। तो क्या निकल आएगी? तो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस निकल आएगा। वंस यू हैव द एबनॉर्मल लॉस,
तो आपको ये बता दें, ये स्टॉक अकाउंट जो बनाया जा रहा है, ये कौन बनाता है? फटाफट से बताओ, ये स्टॉक अकाउंट हु प्रिपेयर्स? तो ये हेड ऑफिस बना रहा है, लेकिन एट ब्रांच लेवल बना रहा है। ध्यान दें, कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये कौन बना रहा है? हेड ऑफिस। बट किसके लिए बना रहा है? ब्रांच के यहां जाकर बना रहा है। जाना कोई फिजिकली जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो ब्रांच के लेवल पर जाकर बना रहा है। ब्रांच से पूछ रहा है, अच्छा बता तेरे पास कितना स्टॉक था? अच्छा ओपनिंग इतना था। तो जो ब्रांच का डाटा है, जो ब्रांच की डायरी है, वो आईपी पे डाटा दे रही होगी कि कॉस्ट पे डाटा दे रही होगी? फटाफट से बताओ। जो ब्रांच का मैनेजर फोन पे बता रहा होगा मेरे पास इतना ओपनिंग स्टॉक है, तो बताओ ब्रांच जब भी स्टॉक बताएगी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तो क्या ब्रांच की कॉस्ट जो होगी वो आईपी होगा? आराम से सोचो और बताओ, क्या ब्रांच की कॉस्ट जो होगी वो आईपी के बराबर होगी? क्योंकि ब्रांच तो अपनी आईपी की बात करेगा, उसको क्या मतलब कि कौन सी रियल कॉस्ट है? देयरफॉर ये प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस, बट एट ब्रांच लेवल। ब्रांच लेवल मतलब हम ब्रांच के यहां जाके बना रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये चीजें जो बनेंगी किस पर बनेंगी? आईपी पे बनेंगी या कॉस्ट पे बनेंगी? ये किस पे बनेंगी? ये आईपी पे बनेंगी। ओके, अच्छा वैसे ये बताओ, अगर मान लो मैं ये आईपी पे ना भी बनाऊं और ये मैं खाली खाली कॉस्ट पे बना दूं, तो भी क्या कैलकुलेशन वाइज हो सकता है? फटाफट से बताओ, क्या आप तब भी शॉर्टेज को एक्चुअल कॉस्ट पे निकाल सकते हो? द आंसर इज यस। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना जरूरी है? उसने तो नहीं कहा था। क्या आप इसको अगर कॉस्ट पे बना देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? अगर ये आप कॉस्ट पे बना देंगे तो क्या इस सवाल में गलत हो जाएगा? द आंसर इज नो। तो आप इसको करने के लिए क्या कॉस्ट पर भी कर सकते हैं? हाँ। फिर मैं क्यों नहीं करा रहा कॉस्ट पे? मैंने कहा भाई अभी मैं आपको आजादी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं अभी आप प्रैक्टिस करो, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। बात समझ में आती है? अमीशा कह रहे हैं सेल्स तो आईपी पर ही होगा, तो सेल्स आईपी पर ही होगा, यही क्वेश्चन में लिखा है। आईपी और सेलिंग प्राइस एक ही बात है। इसका मतलब जब वो लिखा है सेल्स एट सेल्स, तो वो कौन सा है? सेल्स इज ऑलवेज एट आईपी। ओके, अब मुझे ये बताइए, जब हमने प्रॉफिट निकालने की बात करी उस क्वेश्चन में, जब मैंने कहा ब्रांच का प्रॉफिट बताओ, तो आपने ब्रांच अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। ओके, तो आप अगर मान लो ये ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट बना लोगे, यानी आप अगर मान लो लिखोगे कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है, अगर आप कॉस्ट पे बना लोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। 74,736 गुड्स सेंट, अगर आप कॉस्ट पे ही लिख दोगे 289,680। सेल्स, क्या मैं इसे डेटर मान लूं कि रेमिटेंस मान लूं? तो मैंने वहां पर डेटर्स को माना है, यहां रेमिटेंस मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोथ वेज योर आंसर इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। आप यहां लिखते हो कि नीचे लिखते हो? 361,280, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इसमें क्या ढूंढने का है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या ढूंढने का है? प्रॉफिट ढूंढने का है, तो प्रॉफिट लीजिए 289। ओके, 289,680। अब ठीक है अश्लीषा, 74,736, 289,680। अच्छा, अब मैनेजर कमीशन मुझे डालनी नहीं है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, इसलिए उसको नहीं लिखा। चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो हेड ऑफिस ने पैसा भेजा होगा, दिस इज 49,120। और ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक, जब आप बना ही एट कॉस्ट रहे हो, तो ये जो फिगर है 123,328, ये सेलिंग प्राइस पर है। सेलिंग प्राइस को ही आईपी बोलते हैं। क्या इसमें से मुझे लोड माइनस करना पड़ेगा? क्या इसमें से मुझे लोड माइनस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अब मुझे ये बताओ, लोड का फॉर्मूला क्या गिवन है? उसने लिखा है जीपी रेशियो इज 25%। ये आपको पता होना चाहिए, 25% जीपी इज ऑलवेज ऑन। फटाफट से बताओ, ये जीपी इज ऑलवेज ऑन किस पर होता है? जब तुम 11th क्लास में थे, नहीं 12th क्लास में थे,
या फाउंडेशन में थे या बीकॉम में थे, जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या था? क्या ये तुमने पास करके आए हो कि रह गए? कंपार्टमेंट का केस तो नहीं है 12वीं में आपका? तो जीपी का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स। तो इसका मतलब जीपी इज ऑलवेज ऑन। बताओ किस पर होता है? जीपी इज ऑलवेज ऑन सेल। क्या ये बात बार बार पूछने की है कि जीपी किस पर होता है? ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए। ये बताओ, अगर ये 1/4 ऑफ सेल है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1/3 ऑफ कॉस्ट। यानी 4 रुपए अगर सेल प्राइस है तो कॉस्ट कितनी है भाई? सेल प्राइस इतना है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो कॉस्ट तो कम होगी, 1/3 ऑफ कॉस्ट। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर किसका फॉर्मूला लगाओगे? 1/3 का के 1/4 का? तो इसका फॉर्मूला लगाओगे। ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, या आईपी है तो आईपी। सेलिंग प्राइस और आईपी हमारे लिए बराबर है। ये आ गया 123 328। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? 92,496। 92,496। अब मुझे ये बता दो, इसके अंदर हमने कमीशन क्यों नहीं लिखी? अगर मैं यहां कमीशन को डाल दूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएंगे वो कौन से निकलेंगे? वो निकलेंगे आफ्टर कमीशन, और मेरे को चाहिए बिफोर कमीशन। क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है, तो ये मत लिखो ताकि ये क्या निकलाए? ये बिफोर निकलाए। तो मुझे ये बताओ, अगर इसको जोड़े जमा करें तो क्या फिगर निकल कर आती है? दिस इज इक्वल टू 4240, 40,240। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मुझे पता चल गया 40,240 है, इसका 10% कर लोगे तो पहली चीज तो पता चल गई आपको। अभी और क्या माइनस करना है? 25% ऑफ शॉर्टेज। तो मुझे अब अपने पास इसके साथ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वैसे किस पर बनाने के लिए बोला मैंने आपको? किस पर बनाने के लिए बोला है? आईपी पर मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या मैं ये कॉस्ट पर भी बना सकता हूं? मैंने आईपी पे बना करके कित कॉपी में कर दिया है। ओके, मैं उसको आपको कह रहा हूं, जो ऑलरेडी कर दिया उसे दोबारा क्यों करवा रहे? वो तो प्रिंट आउट में है ही है। ओके, दो सी वाली वैरायटी देख लो कि अगर तुम कॉस्ट पे कर लेते तो क्या होता? टू गुड्स सेंट, सेल्स। अब एक बात बताओ, सेल्स भी तो कॉस्ट पे चाहिए होगी। फटाफट से बताओ, सेल्स भी तो कॉस्ट पे चाहिए होगी। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो सेल्स को भी किस पे लोगे? कॉस्ट पे लोगे। मैंने सेल्स को लिख दिया उसी वैल्यू पर, तो क्या प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? भाई सेल्स को भी किस पे लेना चाहिए था? कॉस्ट पर। मैंने आईपी पर ले लिया। जानते हो इसी से क्या हो जाएगा? इसी से सरप्लस आ जाएगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो 361 280 जो है, अगर ये कितनी वैल्यू है? मुझे फटाफट से बताओ। ये 4 की वैल्यू है, तो इसका मतलब 1/4 इसका प्रॉफिट है। हाँ, धोलू बोलू कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में चॉइस है? धोलू बोलू, क्वेश्चन में तो ये लिखा ही नहीं ना कि आप ये मेथड लगाओ कि ये मेथड लगाओ कि ये मेथड लगाओ। तुम इनमें से कोई भी मेथड मत लगाओ, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो तो भी आंसर करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो सरप्लस आ गया 90,320। तो ये आ गया प्रॉफिट हमारे पास 90,320। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास इसमें शॉर्टेज ढूंढनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? मुझे बताना। इसमें क्लोजिंग स्टॉक 92,496 है, तो शॉर्टेज का बैलेंसिंग फिगर कितना निकला? दिस इज इक्वल टू फाइंड आउट द अमाउंट शॉर्टेज। ये आ गया 960। क्या ये एट कॉस्ट ही आई है? हाँ। तो अगर मैं 960 का 25% कर दूं तो क्या मेरे पास यहां पर कमीशन का टोटल अमाउंट निकल आएगा? टोटल कमीशन में से 2400 पे कर रखे हैं, बाकी बैलेंस निकाल दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़ा थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हैं। मैं ये वही पॉइंट था। मोक्ष कह रहा है इसका प्रिंट आउट ले लो, तो इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। मैंने आपको कॉपी में जो किया था वो आईपी पे क्यों बनाया था? ये भी ठीक है। तो कॉपी में आईपी पे क्यों बनवाया था? क्योंकि मैं अल्टीमेटली आपको जो सिखाया है उसी